मैं जल्दी करें। सुप्रभात आप सभी लोगों को। आज जैसा आप सभी लोगों को मालूम है कि आप पूर्व क्लास में द्विवेदी युग में स्वच्छंद काव्यधारा पे हम लोग आपको समझाया गया है। तो जो द्विवेदी युग है, अब द्विवेदी युग में स्वच्छंद काव्यधारा, तो स्वच्छंद काव्यधारा इसकी समय को नहीं निर्धारित किया गया है। आप सभी लोग तैयार हैं पढ़ाई के लिए। पूनम चौधरी सबसे पहले क्लास में आई हैं, माधुरी वर्मा, ज्योति यादव, और रेनू, कुमारी सुधा, पुष्पा और कुमारी सुधा, प्रदीप कुमार दीक्षित, माधुरी, फिर वही हो गए, विनोद। देखिए नरेंद्र कुमार, अगर किसी के नाम छूट जाए तो आप मत कहिएगा कि हमारा जानबूझ करके नहीं बोला जा रहा है, ऐसा कुछ नहीं। दीपा, वंदना ओझा, स्वाति सिंह, शशि बाला, साधना यादव, मनोज कुमार चौधरी, खुशबू यादव, रेनू और शशि किरण। अच्छा, स्वाति सिंह नोटिफिकेशन नहीं आ रहा। रेनू अम्बेडकर नगर से, प्रियंका सिंह, रीना, आशा देवी और शिखा वर्मा। कल भी नहीं आया, आज भी नहीं आया, नोटिफिकेशन नहीं आया। और अर्चना, डायरी नहीं बनवा रहे हैं कल नहीं बनाए थे क्या? वो डायरी ही कुछ क्वेश्चन, डायरी मतलब क्या होता है? सिलेबस थोड़ा है। सुप्रभात। अरे वही तैयारी करिए असिस्टेंट प्रोफेसर की। ठीक है, ठीक है। अब जो है हम लोग अपनी पढ़ाई पे ध्यान देंगे। अब जो है जैसा कि मैंने बताया कि स्वच्छंद काव्यधारा हम लोग पढ़ रहे हैं, जिसमें श्रीधर पाठक, रामनेश त्रिपाठी, मुकुटधर पांडे और ठाकुर गोपाल शरण सिंह, इन लोगों के बारे में कल समझाया था। आज उसी को नोट कराएंगे। और जब भी द्विवेदी युग में आपसे कहा जाए ब्रजभाषा काव्य, तो आधुनिक कालीन ब्रजभाषा कवि या आधुनिक कालीन ब्रजभाषा देखिए, रूप किशोर शर्मा जी, समय का ध्यान रहे, वो चीज़ आपके अनुसार नहीं हो पाएगा। और हम यहाँ खड़े हैं कि हम 5 बजे खड़े होकर क्या करेंगे? चलेगा तभी तो करेंगे। जैसे आप लोगों का नेटवर्क जाता है ना, वैसे यहाँ भी जाता है नेटवर्क, तो वो चीज़ नहीं हो पाएगा। वो पहले से मैं क्लियर कर दिया हूँ। नहीं चला, शाम को पढ़ाना पड़ेगा। तो ऑफलाइन में भी ऐसी समस्याएं आती हैं, कोई मशीन नहीं हो पाएगा। तो इसलिए जब मशीन नहीं टाइम से चल पाता तो हम लोग कैसे चल पाएंगे? तो वो चीज़ को मत सोचिए। वो देखिए, लाइव क्लास आप लोग देख रहे हैं, और लाइव क्लास आसान नहीं देना। वो जो वीडियो बना बना के भेजते हैं ना, उनके टाइम फिक्स रहते हैं, कभी भी अपलोड हो जाते हैं। लेकिन लाइव क्लास में समझिए आपको खड़े होकर तैयार होकर यहाँ आना पड़ता है। प्रेजेंट आप मेरे डायरेक्ट क्लास देख रहे हैं, ऐसा भी नहीं कि मैं आपके जो क्लास है आप सभी लोग के, उसको मैं उसी को डायरेक्ट दे रहा हूँ। तो वो चीज़ टाइम नहीं हो पाएगा, वो पहले क्लियर कर दे रहा हूँ। मान लीजिए नहीं चला तो क्या करेंगे हम, बताइए? जैसे आप लोग भी रेगुलर नहीं बैठ पाएंगे कि रोज ही आप बैठे रहो, कोई न कोई व्यवधान आ ही जाते हैं। वैसे इतना व्यवधान, इतना चैलेंज लेके नहीं खड़ा हो मिलेगा। मान लिया आ रहे हैं
जाम लग गया तो क्या करेंगे? और जिसको भी प्रॉब्लम हो आप हमारे ऑफलाइन क्लास देख लेंगे। जितना आप लोग को पढ़ाते हैं उससे ज़्यादा लोग आके इंतज़ार करते हैं कि आप क्लास मुझे मिले। ठीक है, आप इतनी सुविधाएं पा रहे हैं, कम नहीं पा रहे हैं। तो अब हेडिंग लिखिएगा स्वच्छंद काव्यधारा। हेडिंग लिखिए स्वच्छंद काव्यधारा। स्वच्छंद काव्यधारा, इसमें नोट करिए स्वच्छंद काव्यधारा। लिखिए रोमानी भावबोध को कैसे लिखेंगे? रोमानी भावबोध को काव्य में अभिव्यक्ति काव्य में अभिव्यक्त देने वाले कवियों को स्वच्छंदतावादी कवि कहा गया है। स्वच्छंदतावादी कवि कहा गया है पूर्ण विराम। श्रीधर पाठक पहले कवि हैं। श्रीधर पाठक पहले कवि हैं। क्या जो क्लास कल आप सभी लोग को किसी की वीडियो अपलोड नहीं हो पाया? क्या प्रॉब्लम है आप बताएंगे? जो हम कल क्लास पढ़ाए थे आप लोग को नहीं मिल पाया वीडियो, जो पूर्व क्लास? नहीं, अपलोड हो गई है, कुछ लोग कह रहे हैं मिल गया है। ठीक, हम उसको चेक कराते हैं। ठीक है, तो स्वच्छतावादी कब कहा गया है? श्रीधर पाठक पहले कवि हैं। श्रीधर पाठक पहले कवि हैं जिनकी कविता में प्रकृति का संश्लिष्ट और स्वच्छंद चित्रण गांव की साधारण वस्तुओं का वर्णन और जगह जगह
परोक्ष सत्ता के रहस्य, और जगह जगह परोक्ष सत्ता के रहस्य संकेत भी हैं, पूर्ण विराम। स्वच्छंद काव्यधारा के प्रवर्तक, स्वच्छंद काव्यधारा के प्रवर्तक, श्रीधर पाठक हैं। श्रीधर पाठक हैं, पूर्ण विराम। अब लिखिएगा प्रमुख स्वच्छंदतावादी कवि, प्रमुख स्वच्छंदतावादी कवि हैं। प्रमुख स्वच्छंदतावादी कवि हैं। नंबर 1 श्रीधर पाठक, नंबर 2 रामनरेश त्रिपाठी, नंबर 3 मुकुटधर पांडे, नंबर 4 ठाकुर गोपाल शरण सिंह, ठाकुर गोपाल शरण सिंह। ठाकुर गोपाल शरण सिंह। यहाँ से टीजीटी प्रश्न बना था पिछले साल, टीजीटी 2013 के विज्ञापन में। बताएंगे असिस्टेंट प्रोफेसर, थोड़ा ध्यान रखिए आपके जूनियर में कैसे प्रश्न आएंगे, आपके डिग्री कॉलेज में कैसे प्रश्न आएंगे, ठीक है, इसके बारे में बताया जाएगा। तो श्रीधर पाठक, रामनेश त्रिपाठी, मुकुटधर पांडे, ठाकुर गोपाल शरण सिंह, ठीक है। नोट कर पाए इतना? अब फिर लिखिएगा श्रीधर पाठक, हेडिंग लिखिए श्रीधर पाठक। श्रीधर पाठक, धा है। समय लिखिएगा ब्रैकेट में 1859 से 1859 ईस्वी से 1928 ईस्वी, 1859 से 1928 ईस्वी। कभी डेट को लेकर चैलेंज मत लीजिएगा, एक आध वर्ष इधर उधर किताबों में हो सकते हैं तो, लेकिन आप टेंशन मत लीजिएगा, ठीक है। जन्मस्थान आगरा, जिला आगरा है, जन्मस्थान आगरा, ठीक है। ब्रैकेट में जोधरी गांव कर दीजिए, जोधरी गांव।
जोधरी गांव, यहाँ पे जो पे अनुसार रहेगा जोधरी गांव। दूसरी लाइन से एक खड़ी बोली के, दूसरी लाइन से श्रीधर, एक खड़ी, ये मतलब श्रीधर पाठक, ये खड़ी बोली के प्रथम स्वच्छंदतावादी खड़ी बोली के प्रथम स्वच्छंदतावादी कवि हैं। खड़ी बोली के प्रथम स्वच्छंदतावादी कवि हैं। फिर से नीचे, आधुनिक काल में खड़ी बोली के प्रथम कवि श्रीधर पाठक हैं। आधुनिक काल में खड़ी बोली के प्रथम कवि श्रीधर पाठक हैं। ध्यान दीजिए, अगर पूछा जाए खड़ी बोली के प्रथम कवि तो अमीर खुसरो होंगे, और खड़ी बोली हिंदी के प्रथम महाकवि तब हो गया अयोध्या सिंह उपाध्याय आर्योद। लेकिन ये पूछ लिया जाए आधुनिक काल में खड़ी बोली के प्रथम कवि, तब श्रीधर पाठक लगाएंगे। ठीक है, खड़ी बोली के प्रथम कवि पूछा जाए तो क्या कहेंगे? श्रीधर पाठक। नहीं, आधुनिक काल में खड़ी बोली प्रथम कब पूछे तो श्रीधर पाठक। और कहा जाए कि हिंदी के प्रथम कब तो सराहपा। खड़ी बोली हिंदी के प्रथम महाकवि पूछा जाए तो अयोध्या सिंह उपाध्याय आर्योद। लेकिन आधुनिक काल में खड़ी बोली प्रथम कब जब शब्द आ जाए तो कहेंगे श्रीधर पाठक। फिर उससे नीचे लिखिए, सरस्वती पत्रिका में सरस्वती पत्रिका में अपनी कोई कविता इन्होंने नहीं प्रकाशित करवाई। पूर्ण विराम। अपने समय के कवियों में प्रकृति का वर्णन सबसे अधिक श्रीधर पाठक ने किया। इससे हिंदी प्रेमियों में वे प्रकृति के उपासक कहे जाते हैं। इससे हिंदी प्रेमियों में वो प्रकृति के उपासक कहे जाते हैं। ये एक कुशल अनुवादक भी थे। एक कुशल अनुवादक भी थे। यहाँ पे इसका मतलब है कि जो श्रीधर पाठक हैं, श्रीधर पाठक जो थे इन्होंने मौलिक काव्य ग्रंथ भी लिखे हैं जो मूल रूप से अनुवाद नहीं है, और कुछ रचनाओं को अनुवाद किए थे, वो चीज़ बताया जा रहा है।
अब लिखिएगा हेडिंग, श्रीधर पाठक लिखा ही रहे हैं, प्रमुख मौलिक काव्य ग्रंथ। प्रमुख मौलिक काव्य ग्रंथ। यहां पे लिखिएगा जगत सच्चाई सार। अब जगत सच्चाई सार, ये प्रश्न टीजीटी में आया है, किसकी रचना है? दो 2004 में पूछा गया था कि जगत सच्चाई सार किसकी रचना। तो जगत सच्चाई सार क्रम से लिखवा दे, डेट 1887 ईस्वी, यूजीसी में काम करेगा। जगत सच्चाई सार, ठीक। फिर देखेंगे गुणवंत हेमंत। उन्नीस 1900 ईस्वी में रचना है गुणवंत हेमंत। फिर देखेंगे काश्मीर सुषमा। उन्नीस 1904। फिर वनाष्टक उन्नीस 1912 ईस्वी। 1912 देहरादून। उन्नीस 1915 ईस्वी। 1915 ईस्वी। और लिखिएगा उसी के आगे नीचे, 1915 ईस्वी। गोखले प्रशस्त, ये भी 15 है। उन्नीस 1915 ईस्वी। ठीक। भारत गीत उन्नीस 1918 ईस्वी। यहां तक डेट एकदम क्लियर थे। अब देखिए जो इम्पोर्टेंट है, गुणवंत हेमंत भी अंडरलाइन करेंगे, ये भी इम्पोर्टेंट है। और काश्मीर सुषमा पे ध्यान देना है, गोखले प्रशस्त पे भी ध्यान देना है, ठीक। अब कुछ रचनाएं और हैं जिनके डेट नहीं पढ़ना है, बस जानते रहना है। और भी इनकी रचनाएं हैं, देखेंगे। डेट नहीं ध्यान देना है और रचना लिखना है। हाँ, मनोविनोद, मनोविनोद। धन विजय, फिर सांध्य हटन, सांध्य हटन में नोट करिएगा। सांध्य हटन में यह एक अतुकांत कृत है,
यह एक अतुकांत कृति है। यह एक अतुकांत कृति है। अतुकांत एक छंद होता है, अर्थात ये रचना अतुकांत रचना में मानी गई, अतुकांत छंद में लिखी गई। और देखेंगे भारतोत्थान, इसमें नोट करिए भारतोत्थान में यह देशभक्तिपूर्ण कविता है। इसी के आगे यह देशभक्ति पूर्ण कविता है, यह देशभक्तिपूर्ण कविता है। फिर देखेंगे भारत प्रशंसा भी यही ऐसे ही। इसमें भी यही चीज लिख लीजिएगा, भारत प्रशंसा में भी यही, यह देशभक्तिपूर्ण कविता है। फिर स्वर्गीय वीणा अगला ग्रंथ, स्वर्गीय वीणा ये भी रचना है। गोपिका गीत, गोपिका गीत, बाल विधवा, बाल विधवा। अब देखेंगे ये हो गए। अब यहां पे एक पॉइंट और नोट करना है, गोखले एक गुणाष्टक एक रचना और लिख लीजिए उसी नीचे, गोखले गुणाष्टक। गोखले गुणाष्टक। अब ध्यान दीजिए, गोखले गुणाष्टक। अब यहां पे मौलिक काव्य ग्रंथ हो गया। अब देखिएगा अनुदित काव्य ग्रंथ, ठीक है, हेडिंग लिखिए अनुदित काव्य ग्रंथ। अनुदित, अब अनुवाद की हुई रचना है अनुदित, ये भी इंपॉर्टेंट है। काव्य ग्रंथ अनुवाद में जो लिखी गई रचना है उस पर ध्यान दीजिएगा। अब नंबर 1, गोल्ड स्मिथ। देखिए गोल्ड स्मिथ एक लेखक हैं, रचनाकार हैं, और गोल्ड स्मिथ की रचनाओं का इन्होंने हिंदी में अनुवाद किया था। तो गोल्ड स्मिथ के हर्मिट का अनुवाद, अब हर्मिट इनकी रचना थी, गोल्ड स्मिथ के हर्मिट का अनुवाद, हर्मिट हा है, हर्मिट का अनुवाद इन्होंने श्रीधर पाठक ने इन्होंने खड़ी बोली में, इन्होंने खड़ी बोली में एकांतवासी योगी नाम से किया। एकांतवासी योगी, एकांतवासी योगी के नाम से किया। क्लियर हुआ? अगर आपसे पूछे
एकांतवास योगी किसकी रचना, कहेंगे श्रीधर पाठक। पूछे किस भाषा में है, खड़ी बोली में। अनुदित है कि मौलिक, कहेंगे अनुदित है। और किस रचना से है, तो हर्मिट से है। और किसका है, गोल्ड स्मिथ के हर्मिट एक रचना थी हर्मिट नाम से, उसका अनुवाद श्रीधर पाठक ने एकांतवास योगी नाम से खड़ी बोली में किया। ठीक है। अब नंबर 2, अब समझ जाएंगे गोल्ड स्मिथ की डिजर्टेड विलेज, डिजर्टेड विलेज, विलेज मैंने ग्राम होता है, गांव, डिजर्टेड विलेज, डिजर्टेड विलेज। ठीक, गोल्डस्मिथ के डिजर्टेड विलेज का अनुवाद ब्रज भाषा में का अनुवाद ब्रज भाषा में उजड़ ग्राम नाम से किया। उजड़ ग्राम, ग्राम के नाम से किया, पूर्ण विराम। तो उजड़ ग्राम यहां ध्यान दीजिएगा, उजड़ ग्राम नाम से किया, ये ब्रज भाषा में था। फिर नंबर 3, गोल्डस्मिथ की द ट्रेवलर, द ट्रेवलर, गोल्डस्मिथ के द ट्रेवलर, द ट्रेवलर का अनुवाद खड़ी बोली में खड़ी बोली में श्रांत पथिक, श्रांत पथिक के नाम से किया। क्या नाम से किया, लिख पाए? ठीक, दूसरा ऐसी पॉइंट और, कालिदास के ऋतुसंहार, उसे नीचे कालिदास के ऋतुसंहार, कालिदास की रचना है, कालिदास के ऋतुसंहार के प्रथम 3 सर्गों का अनुवाद, के प्रथम 3 सर्गों का अनुवाद ब्रज भाषा में किया।
ब्रजभाषा में किया, पूर्ण विराम, पूर्ण विराम। ठीक, अब आप नोट करिएगा रामनरेश त्रिपाठी एक लेखक। अगले कब रामनरेश त्रिपाठी। रामनरेश त्रिपाठी, जन्म स्थान जौनपुर, जौनपुर, जन्म स्थान जौनपुर। ठीक है, और कोयरी, कहीं कोयरीपुर मिलता है, कहीं कोयरी ग्राम, ब्रेकर में लिख दी कोयरी ग्राम, कोयरी ग्राम। देखिए ये आपके किसी भी सरहद पे मिले, बॉर्डर पे मिले, ये टेंशन मत लीजिए, क्योंकि किताबों में जो मिलेगा वही जाना जाएगा। अगर बाद में कोई भी जिले में आ रहा हो क्षेत्र तो उस पर मत ध्यान दीजिए। हाँ, समय लिखा रहे हैं 1889 से ईस्वी से 1962 ईस्वी। (1889 से 1962 ईस्वी। ठीक है, आपको सिर्फ जन्म समय ध्यान देना है, मृत से कोई मतलब नहीं। लिखिए रामनरेश त्रिपाठी जी की कविता भी, रामनरेश त्रिपाठी जी की कविता भी श्रीधर पाठक की कविता की भांति, रामनरेश त्रिपाठी जी की कविता भी श्रीधर पाठक की कविता की भांति, श्रीधर पाठक की कविता की भांति स्वच्छंदतावादी भावनाओं को व्यक्त करने वाली है। प्रमुख काव्य ग्रंथ मिलन 1918 ईस्वी। मिलन, फिर पथिक 1921 ईस्वी। स्वप्न नहीं मानसी 1927 ईस्वी। फिर स्वप्न 1929 ईस्वी। ईस्वी। अब ये सभी अभी बता दे रहे हैं, दूसरी लाइन से लिखिएगा। एक संपादित ग्रंथ है, संपादित काव्य ग्रंथ, कविता कौमुदी।
कविता कौमुदी से 8 भाग, 8 भाग। ये प्रश्न आ चुका है, अक्सर विकल्प में आते रहते हैं क्वेश्चन। टीजीटी 2013 के विज्ञापन में विकल्प में था, तो 8 भागों में संपादित है। फिर लिखिएगा उपन्यास, ही नोट कर लीजिए ताकि आपको दिक्कत ना हो। ये काव्य ग्रंथ है। मेरा ना अक्सर प्रश्न विकल्प में आते रहते हैं, वहाँ भी लिखाएंगे, उपन्यास में भी नोट कर लेंगे यहाँ पे, क्योंकि इनसे प्रश्न आ चुका है। उपन्यास वहाँ डिस्टर्ब कर दिए कोई? हाँ नहीं, वहाँ पे कोई डिस्टर्ब किया इधर उधर, वहीं से कर रहे हैं उधर उधर। आप लोग को आवाज़ आ रही है? कोई दिक्कत तो नहीं? कहीं डिस्टर्बिंग तो नहीं हुआ? ध्यान दीजिए, क्या हमारी बात पहुंच रही वहां तक? क्या आवाज जा रही है? कनेक्टिंग लिख रहा है। नहीं, वहाँ बटन इधर उधर दबा दिए ना, खराब कर दिए। वो इधर उधर करते रहते ना लेडीजें। क्या आप लोग, हमारी बात अब पहुंच रही है? आप लोग समझ में आ रहा है? आ गई? ठीक। क्या आवाज़ पहुंच रही है? ठीक ठीक, कोई बात नहीं। अब ध्यान दीजिए, आवाज़ जा रही ना? ठीक है, ठीक ठीक। नहीं, लाइट कट गई थी, आप लोग परेशान मत होइए। और लाइट कटने से फिर डिस्टर्ब किया वहाँ पे क्या? वो लोग कर रहे हैं डिस्टर्ब क्या? नहीं, वो लोग नहीं कर रहे। आवाज़ जा रही है? जल ना जाए कोई चीज़।
व्याकरण लगाइए बंद करके। कैसे होगा? कुछ भी नहीं चलेगा ना। क्यों? ये बंद हो रहा है, चालू हो रहा है। देखिए हो सकता है सही हो गया। कहीं कोई समस्या ना आ जाए। नहीं तो क्या है? हाँ, अगर लाइट नहीं आ रही है, ये क्या हो रहा है? पिटर पिटर देखिए। वो पीटी जो हो रहा है ना, इन्वर्टर पूरा फट जा रहा है, अगर लाइट नहीं आ रही है। ये काम करिए ना, हम शाम को पढ़ा देते।